गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का पहला टॉपिक करने जा रहे हैं दृष्टि क्लासेस तो शाम से। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना की वजह से जो सारा एजुकेशनल सिस्टम है वो एक बार बंद कर दिया गया है। तो ऑफलाइन क्लासेस पॉसिबल ना होने की वजह से हमें ऑनलाइन सेटअप के साथ अब पढ़ाई करनी पड़ रही है। तो आप अपनी पढ़ाई को मिस ना करें, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। एग्जाम जरूर होंगे और आप अपने फ्यूचर के साथ कोई भी रिस्क ना लें और अपनी पढ़ाई को हमारे साथ कंटिन्यू रखें। तो दृष्टि क्लासेस तो शाम में ऑनलाइन क्लासेस जब से बंद किया गया है तब से स्टार्ट कर दी गई हैं। तो आज हम केमिस्ट्री का पहला टॉपिक करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो साथ ही साथ आप नोट करना चाहिए, नोट कीजिए, उस चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ जो भी आपको करवाया जा रहा है तो कंटिन्यू रहिए आप क्लास के साथ। तो आज हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। परमाणु की संरचना, जिसे क्या कहा जाता है? परमाणु की संरचना। देखिए बेटा, सबसे पहले हमें परमाणु की संरचना पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले परमाणु क्या होता है। जब हम परमाणु के बारे में अच्छे से विस्तार से जान लेंगे तभी हम बता पाएंगे कि परमाणु की संरचना एक्चुअल में होती क्या है, एटम की स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको एटम के बारे में बताना पसंद करूंगी। तो एटम की सबसे पहले जो डिस्कवरी की थी, खोज की थी, एटम की जो डिस्कवरी की थी बेटा, वो 1808 के अंदर जॉन डाल्टन थे। जॉन डाल्टन जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी 1808 में, एटम की डिस्कवरी की थी, परमाणु की खोज की थी। उन्होंने अपनी एक एटॉमिक थ्योरी भी दी है जिसको हम जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से उस थ्योरी को जाना जाता है। उसके कुछ पोस्टुलेट हैं, अजम्पशंस हैं, जिसको मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बताऊंगी कि उसने एटम के बारे में कैसे सोचा, कैसे उसने मतलब सोचा कि एटम नाम की कोई चीज होती है और कैसे होती है। तो आप देखते रहिए। तो देखिए, एटम परमाणु, जॉन डाल्टन ने बताया कि जो परमाणु है, परमाणु किसी भी पदार्थ की, किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। परमाणु किसी भी पदार्थ की बेटा सबसे छोटी इकाई होती है, जिसे हम दोबारा विभाजित नहीं कर सकते, जिसे हम दोबारा विभाजित नहीं कर सकते, देखिए प्रेफरेंस रहेगी बाइलैंग्वेज की। दोनों ही लैंग्वेज में आपको सारी चीजें बताई जाए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ताकि कोई भी बच्चा परेशान ना हो कि हिंदी में समझ नहीं आ रहा है, इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है। मैं दोनों ही चीजों में आपको एक्सप्लेन करूंगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। जिसको हिंदी समझ आती वो हिंदी में समझे, इंग्लिश समझ आती वो इंग्लिश में समझे। तो देखिए, जॉन डाल्टन ने बताया परमाणु किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है जिसे हम दोबारा विभाजित नहीं कर सकते। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। ये जॉन डाल्टन ने बताया, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच कांट बी डिवाइडेड फर्दर, जिसको हम दोबारा बांट नहीं सकते। तो हमारे पास
जॉन डाल्टन ने बताया था कि वो सबसे छोटी इकाई है जिसको हम दोबारा विभाजित नहीं कर सकते। उसने बताया किसी भी पदार्थ के लिए, किसी भी पदार्थ के लिए, पदार्थ जिसको हम मैटर बोलते हैं, सब्सटेंस बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसने बताया कोई भी पदार्थ किससे मिलके बना है? परमाणु से मिलके बना है, हम सब जानते हैं। कोई भी पदार्थ किससे मिलके बना है? परमाणु से। मेरे हाथ में पेन है, बोर्ड यूज कर रहे हैं, चेयर है, डेस्क है, आप भी डेली रूटीन में बहुत सारे मैटर्स को टच करते हैं, फील करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो वो सारे किससे मिलके बने बेटा? परमाणु से मिलके बने हैं। तो उसने बताया कि उस पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई है वही परमाणु है, ठीक है। कोई भी पदार्थ करोड़ों लाखों परमाणु से मिलकर बना हो सकता है। सपोज कीजिए मैंने दो पदार्थ दे दिया आपको, एक आयरन दे दिया, एक एल्यूमिनियम दे दिया, एक आयरन दे दिया और एक एल्यूमिनियम दे दिया। दोनों के दोनों पदार्थ हैं, दुनिया है, मेटल है। आयरन डेली रूटीन में बहुत यूज करते हैं, एल्यूमिनियम भी बहुत यूज करते हैं, मेटल धातु है। क्या है? दोनों के दोनों धातु हैं। तो इसके अंदर एटम होंगे, कोई डाउट नहीं है। ये भी एटम की मिलके बनी है और ये भी किससे मिलके बनी है? एटम से मिलके बनी है। तो बेटा इसमें जो एटम होंगे और इसमें जो एटम होंगे दोनों आपस में डिफरेंट होंगे। दोनों आपस में क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। इसके अंदर जो एटम होंगे वो सारे एक जैसे होंगे, एक जैसे होंगे मतलब आइडेंटिकल होंगे। क्या होंगे? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल और सेम दो चीजें होती है, इस चीज को बड़े ही ध्यान से समझ लेना चाहिए। साइंस में सेम होता है और एक वर्ड होता है बेटा आइडेंटिकल, एक वर्ड होता है आइडेंटिकल। सेम का मतलब क्या होता है? दो ट्विंस हैं, दो जुड़वा बच्चे हैं, दोनों की कुछ हरकतें गुण मिलते जुलते हैं क्योंकि एक ही पेरेंट्स के हैं, हेरिडिटी एक जैसी है उनकी। तो जो गुण में मिलते हैं तो उन दोनों को देख के कह देते हैं कि सेम है वो बच्चे, क्योंकि उनकी हरकतें एक जैसी हैं तो उनको हम सेम कह देते हैं। पर आइडेंटिकल का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम। दो ट्विंस एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते, पर आइडेंटिकल जैसे नंबर है, 1 किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। दोनों नंबर क्या हैं? आइडेंटिकल हैं। ए लेटर किसके बराबर होगा? ए लेटर के बराबर ही होगा, तो दोनों क्या हैं? आइडेंटिकल हैं। तो आइडेंटिकल का मीनिंग होता है एग्जैक्टली सेम। तो किसी भी सब्सटेंस के अंदर, मैटर के अंदर कोई एक सिंगल टाइप के उसमें एटम होंगे, एक प्रकार के उसमें एटम होंगे, चाहे वो करोड़ों हो, लाखों, जितने भी होंगे वो सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे। एल्यूमिनियम के अंदर जितने भी एटम होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, आयरन के अंदर जितने होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, पर दोनों में क्या होंगे? डिफरेंट। दोनों में क्या होंगे? डिफरेंट एटम प्रेजेंट होंगे। तो आइडेंटिकल में उनका चाहे आप साइज लगा लो, चाहे आप उनकी शेप लगा लो, उनका मास लगा लो, कुछ भी लगा लो, वो सारे के सारे एक जैसे होंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होंगे। इसके अंदर जितने भी एटम होंगे वो सारे एग्जैक्टली सेम होंगे, पर दोनों में डिफरेंट होंगे। तो हर मैटर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना है। मेरे कहने का मतलब यही है, जॉन डाल्टन ने भी यही बताया था, जितने भी यूनिवर्स में मैटर हैं, पदार्थ हैं, सारे के सारे ना डिफरेंट टाइप के एटम से मिलके बने हैं, पर एक मैटर में सारे एटम एक जैसे होते हैं, यानी कि आइडेंटिकल होते हैं। इस वर्ड से आप पहचान करेंगे, वो सारे के सारे बेटा आइडेंटिकल होते हैं। आगे आगे एटम के ऊपर रिसर्च चल ही रही थी, तो चल रही थी, तो ये पाया गया कि जॉन डाल्टन ने तुमने ये बता दिया था कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, which can't be divided further, which cannot be divided further, जिसको हम दोबारा बांट नहीं सकते। पर जैसे जैसे ये काम चल रहा था, एटम की डिस्कवरी के ऊपर अलग अलग साइंटिस्ट लगे हुए थे, तो ये पाया गया कि नहीं, एटम ऐसा पार्टिकल नहीं है जिसको हम दोबारा नहीं बांट सकते। एटम के अंदर 3 और पार्टिकल पाए गए, जिनको हम बोलते हैं, एटम के अंदर 3 और पार्टिकल पाए गए
परमाणु के अंदर, जिसको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल पाए गए जिनको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। नाम दिया गया, एक को इलेक्ट्रॉन, 3 पार्टिकल पाए गए इसके अंदर, एक को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, एक को नाम दिया गया प्रोटॉन और तीसरे को नाम दिया गया न्यूट्रॉन। अब ये बात हमें समझने के लिए सामने आई कि 3 प्रकार के पार्टिकल एटम के अंदर, 3 पार्टिकल प्रेजेंट हैं, एटम के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि वो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, वो एटम के ही पार्ट है, वो एटम के ही क्या है, पार्ट है, सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। तो वो जो है हमारे पास 3 पार्टिकल हैं, तो उनके ऊपर अब बात हुई कि अलग अलग पार्टिकल हैं, अलग अलग पार्टिकल हैं, तो उनके बारे में बताइए। एटम के बारे में बात होगी, ठीक है, एटम है, एक पार्टिकल है जो मैटर के अंदर पाया जाता है, मैटर है वो सारे एटम से मिलके बने हैं, पर एटम के अंदर जो 3 अलग अलग पार्टिकल हैं, आप उनके बारे में भी बताएं हमें कि उनके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो मैं आपको बेसिकली सबसे पहले तो उनकी डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 पार्टिकल हैं जिनकी डिस्कवरी हमें पढ़नी है कि किस किसने इनको डिस्कवर किया, किस किसने इनके बारे में बताया, किसने इन चीजों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। तो इलेक्ट्रॉन को बताने वाले जो थे वो थे हमारे पास बेटा जे थॉमसन। जे थॉमसन ने हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बेसिकली वो सब कुछ हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कवरी में जे थॉमसन ने बताया। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन के ऊपर सारी एक्सपेरिमेंट्स हुए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, मास, क्या कुछ उसकी प्रॉपर्टीज हैं और कैसे वो वर्क करता है एटम के अंदर, तो वो सारी बातें उसके बाद अस्तित्व में आई, हमें पता चला, और उनको खोजने वाले थे जे थॉमसन साइंटिस्ट। उसके बाद हमारे पास प्रोटॉन है। प्रोटॉन के जो अर्लियर डिस्कवरर हैं उनको माने जाते हैं गोल्डस्टाइन को अर्लियर डिस्कवरर माना जाता है प्रोटॉन का। लेकिन जब टोटल उसके बारे में जानकारी दी, सारी जानकारी जो दी थी और उसको बताया था कि एटम के अंदर वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, बेसिकली वहां जो नाम लिया जाता है वहां रदरफोर्ड का नाम लिया जाता है, रदरफोर्ड, जिनका पूरा नाम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड या ई रदरफोर्ड भी बोल देते हैं, ई रदरफोर्ड भी बोल देते हैं, पूरा नाम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी की थी वो जेम्स चैडविक ने की थी। चैडविक 1932 के अंदर न्यूट्रॉन के बारे में बताया गया था कि तीसरा जो पार्टिकल है किसी भी एटम में वो न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो हमने यहाँ तक 3 पार्टिकल के बारे में पढ़ा, किसी भी एटम के अंदर 3 पार्टिकल होते हैं, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी थी, जो खोज थी, वो की थी जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने बताया था उसके बारे में, और प्रोटॉन की जो डिस्कवरी बताई थी वो बताई थी ई गोल्डस्टाइन ने, वो अर्लियर थे। सबसे पहले जो प्रोटॉन की डिस्कवरी करने की कोशिश की थी वो ई गोल्डस्टाइन थे, पर उन्हें कंप्लीट सक्सेसफुल नहीं मिल पाई। जो पूरा प्रोटॉन के बारे में हमें बताया था कि प्रोटॉन क्या होता है, कैसा उसके ऊपर चार्ज है, आवेश है, कैसा उसका मास है, कहाँ वो एटम के अंदर एग्जिस्ट करता है, उसकी कंप्लीट जो डिस्कवरी करने वाले थे वो थे हमारे पास अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ई रदरफोर्ड शॉर्ट में बोल देते हैं, और अर्नेस्ट रदरफोर्ड उनका पूरा नाम है। उसके बाद न्यूट्रॉन के बारे में बताने वाले थे, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता थे, वो थे बेटा जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने हमें बताया था कि न्यूट्रॉन कैसा पार्टिकल है, कैसा कण है, और एटम में कहाँ वो पाया जाता है, उसके बारे में सारी बातें हमें जेम्स चैडविक ने 1932 यानी कि 1932 में बताया। चलिए आगे देखिए आप, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में बताऊंगी। अब इंडिविजुअल करके पढ़ेंगे इनको, इलेक्ट्रॉन को पूरा अलग से, प्रोटॉन को अलग से, और फिर न्यूट्रॉन को।
पार्टिकल है उसका हमें कैसे पता चला, जे थॉमसन ने ऐसा क्या किया, जो हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन नाम का एक पार्टिकल होता है, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसका नाम है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट उसका नाम है। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा कि एक ट्यूब ली, ग्लास ट्यूब ली, ग्लास ट्यूब इस तरीके से, ये था वैक्यूम पंप। दो प्लेट लगाई थी, ये थी एनोड, इसको नाम दिया गया एनोड। ये जो प्लेट थी वो पॉजिटिव थी, चार्ज जो था, आवेश जो था इसके ऊपर वो पॉजिटिव था, इसको नाम दिया गया कैथोड। और ये प्लेट थी वो थी नेगेटिव, क्या थी, नेगेटिव। इसको एक बैटरी के साथ, इस ग्लास ट्यूब को एक बैटरी के साथ जोड़ा गया, इस कैथोड और एनोड को प्रेशर लो रखा गया, और जो प्रेशर लो रखा गया और जो इसके अंदर वोल्टेज थी, वोल्टेज वो हाई रखी गई, और आप देख सकते हैं प्रेशर को लो रखा गया, वोल्टेज को हाई रखा गया, ठीक है। तो वोल्टेज को हाई रखा गया और प्रेशर को इसके अंदर लो रखा गया, और इसके अंदर कोई गैस फिल की गई, कोई भी गैस फिल की गई इसके अंदर, और उसके बाद इस गैस को वैक्यूम पंप के थ्रू बाहर निकाल दिया गया। जब इस गैस को वैक्यूम पंप के थ्रू बाहर निकाल दिया गया और इलेक्ट्रिसिटी को इसके अंदर सप्लाई किया गया, अब इसके अंदर ना गैस नहीं है, पहले गैस को फिल किया गया है, फिर गैस को बाहर निकाल दिया गया, सारी गैस को वैक्यूम पंप के थ्रू जब गैस को बाहर निकाल दिया गया है, फिर इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया गया, तब यहाँ एक पीछे फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई, पीछे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई, यहाँ पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई। तो ये देखा गया कि जो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, जिसको मैंने कैथोड का नाम दिया है, वहां से रेज निकली, किरण जिसको बोलते हैं हिंदी में, रेज को किरण बोलते हैं, कुछ रेज निकली, वो नेगेटिवली प्लेट से निकली, नेगेटिवली चार्ज प्लेट से कुछ रेज निकले, और वो अट्रैक्ट हो रही थी। वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, इस एनोड की तरफ, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, जिसके ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे इसके बाद ये कंफर्म करने के लिए कि जो ये नेगेटिव प्लेट से रे निकल के आ रही है कुछ, तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, जैसा कि हमने फिजिक्स में बहुत बार पढ़ा है, नेगेटिव और पॉजिटिव दो चार्जेस होते हैं जो हमारे पास सेम प्रकृति के एक जैसे नेचर के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव को रिपेल करता है, पॉजिटिव को रिपेल करता है, पर नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो ये बात यहाँ से कंफर्म हो रही थी कि जो नेगेटिव प्लेट से रेज निकल रही हैं, अगर वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होके आ रही हैं, तो ऑब्वियस है कि इन रेज के ऊपर जो चार्ज है वो कैसा रहेगा, नेगेटिव, पक्का उसके ऊपर नेगेटिव ही होगा, तभी वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होके आ रहा है। नहीं, अगर वो पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव की तरफ आता ही नहीं, वो तो उससे दूर भागता, रिपेल करता हो तो उसको। इस बात को कंफर्म करने के लिए हमने यहाँ भी एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लगा दी, तो फिर वो यहाँ से यहाँ डिफ्लेक्ट होने लगी, आगे तक पहुंच ही नहीं पा रही थी, क्योंकि
हमने बीच में ही पॉजिटिव लगा दिया, प्लेट से पहले ही पॉजिटिव मेटल की कोई भी प्लेट लगा दी, पॉजिटिव सब्सटेंस का कोई भी हमने मेटालिक प्लेट लगा दी, जिसके अंदर क्या हो रहा था, ये नेगेटिव अट्रैक्ट हो रहा था उस पॉजिटिव की तरफ, तो आगे तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा था। तो इन रेज को नाम दिया गया कैथोड रेज, इन रेज को नाम दिया गया ऑफ कैथोड रेज। और यहां से हमें पता चला कि एटम के अंदर एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जे थॉमसन ने उसको नाम दिया गया बेटा, जे थॉमसन ने उसको नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। और यहां से इस एक्सपेरिमेंट में जो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, इसने यहां से कंफर्म किया कि जो हमारे पास पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसको इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया है। और इस एक्सपेरिमेंट ने उसको यहां से कंफर्म कर दिया था कि हाँ, उसके अंदर कोई और भी पार्टिकल है जिसके ऊपर ना चार्ज है, और वो कैसा है, नेगेटिव। कैसा है, नेगेटिव। देखिए आगे फिर वो सारी कैलकुलेशन होती हैं, और यहां से हमें पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। कैसा है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर धनावेश है, सॉरी ऋण आवेश, धनावेश नहीं ऋण आवेश, उसके ऊपर ऋणात्मक आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, नेगेटिव चार्ज है। और उस चार्ज की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और उसकी वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम जो होती है, कूलाम जो कूलाम होती है वो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। कूलाम जो होती है वो एसआई यूनिट होती है चार्ज की। अगर हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर पूछे अमाउंट चार्ज की तो वो होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर आपको सीधा यहाँ से इलेक्ट्रॉन मैंने नेगेटिव दिखा रखा है, अगर इस नेगेटिव को नहीं दिखाएंगे तो इस चार्ज के आगे नेगेटिव का साइन लगा देना है। अगर डायरेक्ट आप बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो वो सरासर गलत बात हो जाती है। वो क्यों गलत हो जाती है वो मैं आगे आपको प्रूफ करूंगी, क्योंकि वैल्यू ठीक है, वैल्यू ठीक है, पर हमें ये बताना होता है कि वो वैल्यू है वो साइन के साथ बतानी होती है हमेशा कि वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ठीक है, तो हम सिर्फ वैल्यू को बता के ना छोड़ें, वैल्यू के साथ हम ये भी बताएंगे कि उस चार्ज का नेचर क्या है, पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव है। आगे बात करूंगी प्रोटॉन की। प्रोटॉन के अंदर भी वही, वो तो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, आगे एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट हुआ और वहां से सेम प्रोसीजर किया गया जो मैंने आपको बताया है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में। वहां ये देखा गया कि जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये वाली जो मैंने पॉजिटिवली मानी थी और एनोड मानी थी, यहां से एनोड से वो रे किसकी तरफ जा रही थी, कैथोड की तरफ, कैथोड की तरफ जा रही थी। तो यानी वो कौन सी प्लेट से निकली है, वो निकली है पॉजिटिव प्लेट से, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो उस रे को नाम दिया गया फिर कि वहां भी कोई पार्टिकल है एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से, और उसको नाम दिया गया प्रोटॉन। ये गोल्डस्टाइन ने एक्सपेरिमेंट किया, प्रोटॉन नाम दिया गया और ये पाया गया कि उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ चार्ज है और वो कैसा है, पॉजिटिव है, धनावेश है, धनावेश, वो है धनावेश है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और उसके ऊपर प्रोटॉन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी अमाउंट बताएगी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी दो पार्टिकल हमने कंफर्म किए, दो कण हमने परमाणु के अंदर ज्ञात किए, तो उसके अंदर क्या हुआ कि एक तो प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर हमने यहाँ पे कंफर्म किया कि पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेश होता है और कितना होता है, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर होता है ऋणात्मक चार्ज होता है, ऋणात्मक आवेश होता है और उसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। यानी कि दो पार्टिकल हमने पता कर लिए और दोनों पार्टिकल कैसे हैं, चार्ज्ड है, और चार्ज है तो एक को नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन, एक को प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव है। यहां तक हमने ये सीख लिया है। तो आगे चलते हैं तीसरे पार्टिकल की तरफ, तीसरे कण के बारे में जानेंगे। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। अब आप क्या करेंगे, मैं समराइज करूंगी सारी चीजों को। तीनों पार्टिकल के ऊपर चार्ज क्या है, मास क्या है, ठीक है। वो डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इस पार्टिकल पे क्या चार्ज होता है, क्या इसका मास होता है, वो सारी चीजें आप एक बार नोट कर लीजिए क्योंकि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये चार्ज होता है किसके ऊपर, हमारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एटम के अंदर। फिर होता है इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। इसके बाद आप लिखिए चार्ज ऑफ प्रोटॉन के ऊपर होता है +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये जो होता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इसके बाद मैं बात करती हूँ मास ऑफ प्रोटॉन, वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, ठीक है। तो अगर मैं ये बात मानूं कि इसके मास को, इलेक्ट्रॉन के मास को और प्रोटॉन के मास को जब कंपेयर किया जाता है तो प्रोटॉन का मास किसी भी एटम के अंदर 1836 गुना होता है, 1836 गुना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन का जो मास है वो 1836 गुना होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के मास से, किसी भी परमाणु के अंदर, ठीक है। न्यूट्रॉन का जो होता है, न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1 ANU कंसीडर किया जाता है, अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्ट, अप्रोक्सीमेटली 1 ANU कंसीडर किया जाता है, जो कि किसका होता है, हाइड्रोजन का मास होता है। हाइड्रोजन का जो मास होता है, सबसे अस्थायी जो पार्टिकल माना जाता है, सबसे टेम्परेरी जो पार्टिकल माना जाता है एटम के अंदर, उसको न्यूट्रॉन कहा जाता है। जो बिल्कुल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले ही पूछा गया है कि अस्थायी कण कौन सा है तीनों में से किसी भी परमाणु के अंदर, तो वो न्यूट्रॉन होता है। अस्थायी जो कण होता है किसी भी एटम के अंदर वो न्यूट्रॉन होता है। तो आगे देखें, ये सारी बातें ऐसी हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इनमें से। अब हमने तीनों कणों के बारे में पढ़ लिया, चाहे वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तीनों कणों के बारे में जान लिया, उनका आवेश क्या होता है, मास क्या होता है, उनके अंदर क्या मतलब प्रॉपर्टीज है उनकी, कितना होता है, अमाउंट क्या है, क्या क्या क्वांटिटी है मास की भी और चार्ज की भी, किसका ज्यादा है किसका कम है। बेसिकली जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास होता है उसको तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, नेग्लिजिबल मानते हैं, उसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं।
किसी भी एटम के लिए जो हम बेसिकली मास कंसीडर करते हैं कि परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो दो ही पार्टिकल के कारण होता है, दो ही कण के कारण होता है, एक तो न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। इन दो कणों के कारण किसी भी हमारे एटम का जो है वो द्रव्यमान हम मानते हैं। हम इलेक्ट्रॉन के मास का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मानते, तो हम क्या कहते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल है, नगण्य है, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है एटम के मास के अंदर। एटम मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो किसकी वजह से है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से ही हमारे किसी भी परमाणु के अंदर जो उसका भार होता है, द्रव्यमान होता है, उसके अंदर सिर्फ हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, तो जनरलाइज करते हैं किसी भी एटम के लिए, किसी भी एटम के लिए X जो होता है वो सिंबल होता है एटम का, ऊपर A नीचे Z। X है वो क्या है हमारा, X है प्रतीक, सिंबल ऑफ एटम, सिंबल ऑफ एटम, सिंबल ऑफ एटम। Z है वो हमारे पास परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक। A है वो परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु क्रमांक को एटॉमिक नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। ठीक है, तो हमारे पास X है वो प्रतीक है, सिंबल है किसी भी एटम का। जनरल किसी भी एटम के लिए अगर हम किसी भी एटम को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहूं, मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं किसी भी एटम को, तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मैं इस प्रकार आपको दूं। X है वो सिंबल होगा एटम का, A है वो एटॉमिक मास होगा, और जो Z है वो एटॉमिक नंबर होगा, परमाणु क्रमांक होगा, और A हमारे पास परमाणु द्रव्यमान होगा। तो जैसे आपको मैंने सोडियम का बता दिया, सोडियम का 23 और 11 होता है, सोडियम का 23 और 11 होता है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। X क्या है, सिंबल क्या है N, Z क्या है, ये वैल्यू जो नीचे है इसके पैर में, सिर पे नहीं जो पैर में, तो क्या है वो 11। A जो है वो एटॉमिक मास, जो ये रहा हमारे पास 23, तो 23 कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको दे दिया हाइड्रोजन 1H1, तो यहाँ पे Z की वैल्यू भी क्या है 1, A की वैल्यू भी क्या है 1, और X क्या है हाइड्रोजन। तो इस प्रकार जनरलाइज करके हम किसी भी परमाणु के बारे में उसका परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान का पता लगा सकते हैं, कंपेयर करके। अगर हमें कोई सिंबल में लिख के दे दे और उससे हम फिर धीरे धीरे सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे। तो आगे देखिए, अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बात उनकी करते हैं कि आपसे एटम के बारे में यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन लिखती हूँ और उसी के हिसाब से फिर मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगी, और उसी पैटर्न पे आपको कई सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपका फाइंड आउट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन हाइड्रोजन। क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन के अंदर परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु है, उसके अंदर आप न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए क्या होगी। न्यूट्रॉन की संख्या आपको बतानी है कि हाइड्रोजन के अंदर कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका सॉल्यूशन। अभी मैंने आपको लिख के बताया हाइड्रोजन हमारे पास होता है 1H1, हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है 1H1, हाइड्रोजन 1H1 होता है। तो हाइड्रोजन X जो है वो हमारा H है,
यहाँ पे हमारा A होता है और पैर में हमारा Z होता है। तो A जो है वो भी 1 है और Z है वो भी 1। किसी भी एटम के अंदर, किसी भी परमाणु के अंदर जो Z होता है, बड़ी याद रखने वाली बात है, परमाणु क्रमांक जो होता है वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर आप कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक ही चीज है, किसी भी परमाणु में, किसी भी परमाणु में जो आपका Z है, परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, वो बताता है हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन। इन दो ही चीजों के बारे में जानकारी देता है। किसी भी परमाणु के अंदर हम कहते हैं आइसोलेटेड स्टेट में, आइसोलेटेड स्टेट में जब कोई भी परमाणु अकेला है, जब उसने किसी प्रकार का कोई रासायनिक आबंध, केमिकल बॉन्ड नहीं बना रखा, तो अपनी आइसोलेटेड स्टेट में एटम क्या होता है? न्यूट्रल, न्यूट्रल, अनावेशित, अनावेशित होता है। किसी प्रकार का उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। और हम ये पता लगा चुके हैं कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होता है। जो उसका परमाणु क्रमांक है, या तो उसको आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं कि इसके अंदर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या उसके अंदर कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये जानकारी हमें Z से मिलती है, परमाणु क्रमांक से मिलती है। अब ये देखिए कि यहाँ ये कैसे हेल्प करेगा। हमारे पास Z1 है, A1 है। मैंने बताया था A जो एटॉमिक मास होता है, A जो आपका एटॉमिक मास होता है वो किसका जोड़ होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि एटॉमिक मास के अंदर, परमाणु द्रव्यमान के अंदर, परमाणु द्रव्यमान के अंदर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता। किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो किसका होता है? न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का। दो ही चीजों का होता है, दो ही पार्टिकल का होता है। तो एक इसके बराबर है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब इसको सॉल्व करेंगे। Z1 है, A1 है, A क्या है आपके पास? N प्लस P, N प्लस P। अब आपको पता है Z ने आपको क्या बताया है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए। तो A कितना है आपका? ये रहा 1। N तो हमें फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो हमें निकालना है। P की वैल्यू भी 1 ही होगी, क्योंकि हमारे पास Z की वैल्यू 1 है। Z की वैल्यू 1 है तो आप इसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहूं या नंबर ऑफ प्रोटॉन कहूं, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी प्रोटॉन की यहां से। तो N की वैल्यू मैंने निकाली, तो 1 - 1, तो N कितना आ गया? 0। तो दैट्स मीन हमारे क्वेश्चन का आंसर आया फाइंड आउट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन हाइड्रोजन, तो इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। इसके सॉल्यूशन से हमें पता चला है कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है उसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन एक ऐसा इकलौता एलिमेंट है, ऐसा तत्व है जिसके अंदर न्यूट्रॉन का नंबर 0 होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता, न्यूट्रॉन एब्सेंट होता है, ठीक है। तो उसके अंदर एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के अंदर, ठीक है। 118 तत्वों में ऐसा एलिमेंट है, ऐसा तत्व है जिसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? 0। नोट करके लिखने वाली बात है ये। तो आगे देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे हम। तो उससे पहले आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले या तो आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि आपको पूरी जानकारी दी जाए, आपको एटॉमिक नंबर भी बताया जाए, एटॉमिक मास भी बताया जाए एलिमेंट का। इसके ऊपर कितने भी क्वेश्चन बना सकते हैं रोटेट करके, आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबके अमाउंट देके आपसे एटॉमिक नंबर निकलवाया जा सकता है। और एटॉमिक नंबर निकलवा के आपसे ये पूछा जा सकता है एलिमेंट कौन सा है, तो आपसे एलिमेंट भी पूछ सकते हैं, एलिमेंट देके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ सकते हैं, प्रोटॉन पूछ सकते हैं, न्यूट्रॉन पूछ सकते हैं।
फॉर्मूला एक ही लगना है, A = n+p। इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? मास नंबर ऑफ एटम, परमाणु का द्रव्यमान पता हो, और क्या पता हो? एटॉमिक नंबर ऑफ एटम आपको पता होना चाहिए। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, बाकी आप निकाल लेंगे। फॉर्मूला है हमारे पास, यानी आपको एटॉमिक नंबर पता चल गया तो प्रोटॉन पता चल गया, एटॉमिक मास पता चल गया तो न्यूट्रॉन पता चल गया। ठीक है, तो प्रोटॉन निकलवा लिया, न्यूट्रॉन देंगे तो आप प्रोटॉन के बराबर ही तो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी भी एटम में आपने प्रोटॉन को बता दिया, दैट्स मीन आपने इलेक्ट्रॉन को भी बता दिया। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले से किसी भी एटम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बता सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बता सकते हैं, मास नंबर बता सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी बता सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तीनों पार्टिकल में से नंबर बता सकते हैं तीनों के, और क्या बता सकते हैं? एटम बता सकते हैं कि एटम कौन सा होगा, क्योंकि आप परमाणु निकाल लेंगे। अगर आपको क्या दे रखा हो, n दे रखा है, a दे रखा है, एटॉमिक मास दे रखा है और न्यूट्रॉन दे रखे हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे रखे हैं, तो आप क्या बता देंगे? प्रोटॉन बता देंगे। तो आपने उसका क्या पता कर लिया? एटॉमिक नंबर पता कर लिया, और एटॉमिक नंबर पता कर लिया तो आप ये बता देंगे एटम कौन सा है। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करेंगे हम। क्वेश्चन देखिए, द एटम कंटेन, एटम के अंदर कंटेन है 12 प्रोटॉन, 12 प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन नहीं, सॉरी न्यूट्रॉन लिखिए आप, प्रोटॉन नहीं न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के बना न्यूट्रॉन, 12 न्यूट्रॉन है, एंड its mass number is 24। मास नंबर वो 24 है। ठीक है, आपको बताना है आइडेंटिफाई द एटम। एटम आइडेंटिफाई कीजिए, एटम का सिंबल बताइए। बेसिकली आपको एक्स बताना है, एटम का सिंबल बताना है कि एक्स क्या होगा। हमें पता है A = n+p, n+p सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास। एटॉमिक मास कितना गिवन है? 24, n की वैल्यू 12 है, p की वैल्यू निकालनी है, p की वैल्यू निकालनी है। तो p की वैल्यू निकालनी है तो 24 - 12, तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 12। यानी मैंने क्या निकाल दिया? p की वैल्यू निकाल दी, यानी e की भी निकाल दी। उसके अंदर 12 प्रोटॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 ही प्रोटॉन है, और यही उसके z की वैल्यू भी होगी, क्योंकि मैंने बताया था कि जो आपका परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वही तो क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और 12 जो होता है, 12 जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसका होता है? मैग्नीशियम का। अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है तो आप इसको सॉल्व करके जड़ से बता देंगे कि वो मैग्नीशियम का होता है। तो सिंपल आपका क्या होना चाहिए? Mg होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे से क्वेश्चन थोड़े से इजी है बट एग्जाम में पजल हो जाती है। इजी में ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है हमें, क्योंकि हमें जल्दबाजी भी रहती है एग्जाम में और माइंड से चीजें स्किप हो जाती हैं। तो थोड़ा सा अवेयर रहिए छोटी छोटी चीजों के बारे में और ऐसे मिस्टेक्स करने से बचें। तो नेक्स्ट क्लास में आपको जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसके बारे में डिटेल से करवाया जाएगा, क्या क्या मॉडल रहे हैं। बेसिकली 3 मॉडल आपको पढ़ाए जाएंगे। तो किस किस मॉडल ने एटम के बारे में क्या बताया है, कैसी संरचना बताई है। तो यहाँ तक आप एक बार बिल्कुल बेसिक क्लास थी आज की, तो इस बेसिक क्लास में आपने जितना भी सीखा है उसको रिवाइज करें और नेक्स्ट क्लास में आपको एटम के मॉडल्स के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा कि कैसे कैसे एटम की संरचना होती है और कैसे कैसे मॉडल्स को डेवलप किया गया है।
तो मैं कह सकती हूँ आपको कि दृष्टि क्लासेज आपको वो सारा मटेरियल प्रोवाइड करेगी जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा और आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो कोरोना में अपना ख्याल रखें, कोविड से बचें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। इसी के साथ थैंक यू सो मच।